नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका सिंह राठौर। डीए न्यूज प्लस की खास पेशकश नारी तू नारायणी में आपका बहुत स्वागत करती हूं। देखिए, हम आपके लिए हर बार एक नई और सच्ची कहानी लेके आते हैं जिससे महिलाओं को प्रेरणा मिल सके, महिलाएं प्रेरित हो सके। इसी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं अपनी सच्ची और प्रेरणादायक कहानी को लेकर मिसेस देवजानी मुखर्जी। देवजानी जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम नारी तू नारायणी में। बहुत नमस्कार। देवजानी जी, सबसे पहले मैं आपके बारे में अपने दर्शकों को बता देना चाहती हूँ कि देवजानी जी गाना गाती हैं। जी हाँ, मैम सिंगर हैं, हिंदी गाना गाती हैं, बंगाली गाना गाती हैं, हर तरह का गाना गाती हैं। तो देवजानी जी, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपकी संगीत की जो यात्रा है उसकी शुरुआत कैसे हुई? आपको पहली दफ़ा ये कब लगा कि आप गाना गा सकती हैं और गाना के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में आप अपने आप को आगे बढ़ा सकती हैं? साथ ही आपने परिवार को भी समय देते हुए अपने लिए ये टाइम कैसे निकाला? क्योंकि ज़्यादातर जो महिलाएं हैं वो अपने लिए वक्त नहीं निकाल पाती। एक्चुअली अगर मैं अपनी जर्नी बताऊं तो पर्टिकुलरली मैंने बचपन से, क्योंकि गाना क्या होता है कि जब बच्चा घर पे सुनता है अपनी मदर को, शी इज़ ऑल्सो अ क्लासिकल सिंगर, आई एम ऑल्सो क्लासिकल सिंगर, तो मैं उन्हें सुनते सुनते बड़ी हो रही थी। तो जो भी वो गाती हैं, जो भी वो मतलब गुनगुनाती थी, सब मैं पिकअप करती रहती थी एग्जैक्टली। और वो भी 2.5-3 इयर्स की एज में, तब जब थोड़ा बोलना शुरू हुआ, एंड आई स्टार्टेड विद दैट। तो ऑफ कोर्स कि मतलब जो पेरेंट्स होते हैं, मदर होती है, वो पहले डिटेक्ट कर लेती है कि ये बच्चा तो सुर में गा रहा है, ये बच्चा भले तोतला बोल रहा हो लेकिन सुर में तोतला गाना गा रहा है। रविंद्र संगीत हमारे बंगाली फैमिली में तो कल्चर ही है, सुबह से रविंद्र संगीत लगा देते हैं। या बच्चा सोने को चाह रहा है तो उसको, मुझे तो नींद भी गाना सुन के आती थी, तो मैं वो सब पिकअप करने लगी थी और अच्छे से एकदम प्रॉपर गाती थी। तो ये एहसास हो गया मेरी मदर को। तो जब वो खुद भी वो सब तालीम ले चुकी हैं तो उन्हें लगा वाई नॉट, इसको भी देते हैं। तो उन्होंने मुझे मेरे स्कूलिंग, मेरे सब चीज़ के साथ साथ उन्होंने हमेशा मेरे लिए एक टाइम स्लॉट रखा था, चाहे मॉर्निंग में 1 घंटा, चाहे इवनिंग में 1 घंटा, बट वो मुझे देती जा रही थी वो तालीम कि आप शुरू में तो चलो क्लासिकल नहीं तो थोड़ा सा रविंद्र संगीत गाओ, थोड़ा नजरुल गीत गाओ। उसके बाद मुझे राग और ये सारी चीज़ें जो है सिखाना शुरू करी। फिर इवेंचुअली वहाँ हम, क्योंकि मैं इलाहाबाद से हूँ, तो वहाँ पे हमारे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में और प्रयाग संगीत समिति में संगीत का सब मतलब क्लासिकल सिंगिंग का सब कुछ है, तो हम लोग वहीं, फिर मैं वहाँ पे भी सीखना शुरू कर दी। तो धीरे धीरे क्या होता है कि ठीक है, पढ़ाई साथ साथ चल रही है, बट बाय यू कम टू 10th स्टैंडर्ड और यू कम टू 12th स्टैंडर्ड, आपको ये हो जाता है कि येस, आई एम गुड विद दिस, आई कैन डू इट मोर, आई मीन बेटर। और सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस तब मिला जब मैं 3.5 साल की थी और मेरी मदर ने मुझे ऑल इंडिया कंपटीशन में बैठा दिया, वो भी राग खमाज के साथ। एंड अनफॉर्चुनेटली जिस दिन मेरा मतलब कंपटीशन था, उस दिन मुझे फीवर आ गया था और मेरी मदर ने बोला कि बेटा, जो आलाप आपके हाई पिच वाले हैं उसको आप मत लीजिएगा, आपका गला क्रैक कर जाएगा। बट मैं हूँ मेरे को प्रैक्टिस कराया गया है, जैसा कि बच्चों को सिखा दो तो वो वही करेंगे, चाहे उनको मना करो चाहे जो। तो मैं वैसे का वैसा शुरू कर दी। और जब मैं गाने लगी, जजेस सामने बैठे, मेरी मदर साइड में थी, वो वहाँ से हट गई। बोली बेटा, मैं हट गई क्योंकि तुम मुझे देख देख के ऐसे ऐसे करके गा रही थी मुझे लगा तुम आप गलती ना कर बैठो, चलो जो कर रही हो करती जाओ। तो दैट वाज द फर्स्ट ब्रेक थ्रू, जब मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला ऑल इंडिया कंपटीशन में। तो ऑफ कोर्स पेरेंट्स और मुझे दोनों लोगों को एक जो है कॉन्फिडेंस आ गया है कि बस दिस इज़ इट। मतलब आपको जो सपोर्ट मिला है आपके पेरेंट्स से, आपको मिला है प्रॉपर सपोर्ट, बिल्कुल पूरा। ऊपर से आप 3-3.5 साल की एक बच्ची जो कि एक कंपटीशन में भाग ले रही है, बहुत बड़ी बात है। और कहा जाता है जो बंगालीज होते हैं उनको तो ये गॉड गिफ्ट मिलता है कि वो गाने वगैरह, बहुत संगीत की जो दुनिया है उनके क्षेत्र में बहुत आगे जाती हैं। उसके बाद क्या हुआ देवजानी जी? मतलब ये तो आपका सबसे पहला कॉम्पिटिशन था, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मतलब देयर वाज नो लुकिंग बैक। फिर तो मम्मी और भी जितने कॉम्पिटिशन्स होते थे वहाँ पे इलाहाबाद में, जितने ऑल इंडिया कॉम्पिटिशन्स, लोकल कॉम्पिटिशन्स जो भी हैं, उसमें बैठाना और एग्ज़ाम्स वगैरह भी मेरा प्रिपेयर कराती चली गई कि देखिए क्या होता है, डिग्री कोर्स के लिए यू नीड एज, बट डिप्लोमा के लिए एटलीस्ट हाई स्कूल का जो डिप्लोमा होता है, जो हमारा हम लोग प्रभाकर बोलते हैं, उसके लिए आपको उसकी ज़रूरत नहीं होती है। मतलब जो हाई स्कूल कह रही हूँ, जो ग्रेजुएशन का जो हमारा होता है ना प्रभाकर, उसके लिए आपको
उसकी ज़रूरत नहीं होती। प्रभाकर तक आने के लिए आपको 16 इयर्स का हो जाना चाहिए, उसके पहले आप जल्दी जल्दी चाहो तो कर सकते हो। तो मेरी मदर ने ये ट्राई किया कि इसका जो है एग्ज़ाम वगैरह भी क्लियर कराते चलते हैं और इसकी तालीम भी होती जाएगी। एंड ऑफ कोर्स जब मैं मम्मी का देख देख के सुन के सब गाने ही लग रही हूँ, सारे राग रागिनी गा ही रही हूँ, तो उनको लगा कि व्हाई नॉट सिट फॉर योर एग्जाम्स ऑल्सो, तो मैं वो भी करना शुरू कर दी। तो मतलब आपकी मम्मी भी हैं जो संगीतकार रह चुकी हैं? हाँ बिल्कुल, वो अभी भी हैं, वो सिखाती हैं, उनकी स्कूल है पुणे में, वो अभी भी क्लासेस, अब तो वो पुणे शिफ्ट हो गई हैं इलाहाबाद से, तो वहाँ पे भी वो क्लासेस वगैरह लेती हैं, ऑनलाइन भी लेती हैं। तो देखिए, तो बहुत बड़ी बात है कि आप स्कूलिंग भी साथ में कर रही हैं, प्लस आप संगीत में भी ध्यान दे रही हैं। तो कभी ऐसा लगा कि एक तरफ मैं संगीत में ध्यान दे रही हूँ तो मेरा जो ध्यान है वो पढ़ाई से हट के थोड़ा संगीत की तरफ ज़्यादा जा रहा है? नहीं, बल्कि ये मेरा स्ट्रेस बस्टर है। एक्चुअली क्या होता है कि जब मैं लर्न करती थी पढ़ाई, मतलब अपना जो भी है, तो उससे क्या होता था, मुझे स्ट्रेस हो जाता है ना। एंड इफ़ आई टेल यू, आई एम वेरी बैड विथ मैथ्स, तो जब मैं मैथ्स करती हूँ उसके बाद मुझे म्यूज़िक चाहिए। मैं भी तो उसके बाद मुझे म्यूज़िक चाहिए, क्योंकि मैथ्स से मेरा स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ जाता है। तो मेरे लिए मेरा इंग्लिश लिटरेचर और मेरा म्यूज़िक, ये दोनों चीज़ मेरे स्ट्रेस बस्टर्स है। उसमें पोइट्रीज़ पढ़िए, स्टोरीज़, नॉवेल्स पढ़िए और इधर गाना गाइए। तो आई वॉज ऑलवेज हैप्पी विद दिस। वो मेरा एक स्ट्रेस बस्टर होता था। इवनिंग में जैसे खेलने जाते हैं बच्चे 5 बजे, तो मैं 5 से 6 खेलूँ, उसके बाद मैं घर आऊँ, फिर मदर मेरी बोले कि ठीक है तुम रियाज़ के लिए बैठो, आई विल गिव यू अ कप ऑफ मिल्क एंड आई विल गिव यू सम स्नैक्स, बट तुम पहले गाना गा लो, देन आई विल गिव यू टू वार्म अप विथ योर थ्रोट, गरम गरम दूध पियो, फिर पढ़ाई करो। आई वॉज हैविंग अ सेट पैटर्न रूटीन फॉर एवरी डे। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हाँ ऑफकोर्स जब आपका हाई स्कूल होता है, 12th होता है, जब आपको फुल कंसंट्रेशन करना होता है, तो ऑफकोर्स वी टेक ब्रेक फॉर 6 months और 7 months, वो अलग चीज़ है। लेकिन फिर भी एक रियाज रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपको सडनली गाना गाना है तो यू शुडंट बी इन अ फॉल्स पोजिशन कि अरे गला काम नहीं कर रहा, ऐसा नहीं हो, बस इतना तो ही। ये सडनली गाना गाने से याद आया मुझे, मैंने आपको यूट्यूब पे स्टॉक किया है, आपके गाने सुने हैं, बेहतरीन आवाज़ है आपकी, बेहतरीन आवाज़ है। थैंक यू। मतलब मैं लता मंगेशकर की फ़ैन हूँ, श्रेया घोषाल की फ़ैन हूँ। आपकी आवाज़ मुझे मुझे ऐसा लगा कि सेम है। तो अब जैसा कि आपने कहा सडनली गाने के लिए बोल दिया जाता है, तो आप एक आध लाइन सुना दीजिए मुझे, मेरे दर्शकों को भी। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की ये धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। वाह, देखिए मैंने जो कहा कि आपकी आवाज़ बहुत बेहतरीन है, मेरे इस बात से मेरे जो दर्शक हैं वो एग्री कर रहे होंगे। तो मैम आपकी अब तक की जो लाइफ रही, क्योंकि आपने क्लासिकल जो है आपने गाना सीखा है, गाया है, और आजकल के जो गाने हैं, तो आपको क्या लगता है पहले के जो गाने थे और अभी के जो गाने हैं, उनमें क्या कुछ बदलाव हुए हैं, और जो बदलाव हुए हैं वो होने चाहिए थे कि नहीं? और पहले के जो संगीतकार थे, साथ ही पहले के जो गाने थे, उसमें और अब में कितना अंतर आ गया है, कितना फ़र्क है अभी? मुझे ऐसा लगता है ना कि पहले के गाने ऑफ कोर्स बहुत मेलोडियस होते थे, अभी भी बहुत मेलोडियस गाने बनते हैं, बट इट इज़ ऑल अबाउट कि हम कैसे गाने चूज़ कर रहे हैं, हमारी चॉइस के ऊपर है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि गाने हर दौर में हर तरह के बने हैं। अगर आप देखो तो हेलेन के टाइम पे भी कैबरे वगैरह भी बना है, और उस समय पे लता जी के गाए हुए जो सोबर सॉफ्ट सॉन्ग्स हैं वो भी बने, क्लासिकल सेमी क्लासिकल सॉन्ग्स भी बने, आज भी बन रहे हैं। अगर आप मोहे रंग दो लाल सुनिए तो वो क्लासिकल में आपको सेमी क्लासिकल पूरी धनाश्री में मिल जाएगा। आप सुनिधि चौहान जी के गाने देखिए, वो एक से बढ़कर एक आपको पॉप टाइप्स, थोड़ा वेस्टर्नाइज्ड उसमें आपको वो मिलेगा। तो और ये श्रेया जी के जितने गाने आप देखिए, सब देवदास का उनका जो डेब्यू सॉन्ग है वो भी क्लासिकल बेस्ड सॉन्ग है। तो इट डिपेंड्स कि हम किसको चूज़ करते हैं। जैसे मुझे भी कई बार होता है कि आप थोड़ा सा जॉनर चेंज कर लीजिए, आप थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर आइए, तो उसके लिए होता है कि आप थोड़ा सा ऐसे गाने गाइए। एज इन आई विल गिव यू वन एग्जांपल विद अ सॉन्ग। एक मूवी आई थी मर्डर, उसमें एक सॉन्ग था, दिल को 1000 बार उका, तो इस टाइप का अलीशा चेनॉय जी का गाया हुआ है। तो इस टाइप का गाना भी होता है कि कभी ट्राई कीजिए। क्यों? क्योंकि
हर तरह के सॉन्ग, बट मुझे क्योंकि मैं पर्सनली क्लासिकल सिंगर हूँ तो मुझे थोड़ा लगता है नहीं, मुझे क्लासिकल में मज़ा आता है, उसमें जो थोड़ा मुर्कियाँ वगैरह अलग टाइप की होती हैं वो मुझे हरकतें लेने में मज़ा आता है, इसलिए मैं वो लेती हूँ जल्दी। ज़्यादातर मैं उसी को ऑप्ट कर लूँगी, अगर मेरे सामने रख दिया जाए ऑप्शन तो मैं वही ऑप्शन ले लूँगी, जल्दी लेती नहीं हूँ ऐसे सॉन्ग्स। बट येस देर आर, तो हर तरह के सॉन्ग्स हैं, आई अप्रिशिएट बोथ द एराज, वो भी ये भी, दोनों में है। अब देखिए, संगीत के बारे में तो आपको बहुत बारीकियों से जानकारी है, लेकिन कभी आपका मन हुआ कि डांस वगैरह, या फिर कभी आपने किया हो स्कूल टाइम में या फिर अभी हाल फिलहाल में? डांस देखिए क्या है मेरे लिए, पर्सनली फॉर मी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अदर्स, बट डांस मेरे लिए जस्ट एन्जॉयमेंट है, और वो मेरा अगर अंदर से फील हो गया तो मैं कैसे भी फिर डांस कर देती हूँ। फिर मैं ये नहीं सोचती हूँ कि ये स्टेप है कि नहीं है, वो मेरे लिए बस गाने के साथ जो फीलिंग आ रही है, जो वर्ड्स कह रहे हैं, जो भी हो रहा है, आई गो ऑन विथ माई डांस। तो वो ऐसा सच नहीं सोचा कि डांस को करना है मुझे सीख करके, ऐसा नहीं है, बट मैं कर लेती हूँ, जैसा भी मन करता है वैसे कर लेती हूँ। आपकी लाइफ में कोई ऐसा गाना जो आपके दिल के बहुत करीब हो? क्योंकि हम सभी को कुछ ऐसे गाने होते हैं जो हमको बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, अगर वो कहीं बज गया, फिर हम कभी अकेले रहे तो हम सुना करते हैं। कोई ऐसा गाना जो आपके दिल के करीब हो, और वो गाना आपके दिल के करीब क्यों है? कुछ खास स्टोरी, कुछ खास कहानी जो आपने कभी गाया भी हो? एक्चुअली एक बहुत प्यारा सॉन्ग है, तोरा मन दर्पण कहलाए, मीना कुमारी जी के ऊपर मूवी थी वो सॉन्ग मुझे बहुत ज़्यादा इसलिए पसंद है क्योंकि वो, आप 2 लाइन अगर गा के सुना देती। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। मन ही ईश्वर मन ही पूजा, मन से बड़ा न कोई, मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा हो, इस उजले दर्पण पे प्राणी धूल न जमने पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। तो ये जो सॉन्ग है ये मुझे इसलिए इतना पसंद है क्योंकि ये पहला तो कि मेरे स्कूल में मैंने परफॉर्म, मेरा जो स्कूल था वो मिशनरी कॉन्वेंट स्कूल्स जैसे होते हैं तो वही था मेरा, तो वहाँ पे जनरली हम लोगों के क्वायर होता था, तो आई वाज इन क्वायर एंड हिम्स वगैरह गाना, कैथीड्रल्स में जाना, ये सब हम लोगों का था वहाँ पर, तो मैं वो सब करती थी। तो क्योंकि वॉइस अच्छी है तो उन्होंने मुझे हिम्स के लिए लिया था, बट ये जो मैंने कहा ना कि मेरी जो क्वालिटी है या जो मुझे लगता है कि मैं क्लासिकल में ज़्यादा अच्छा करती हूँ, तो वो दिखाने का कभी स्कूल में मौका नहीं मिला था। तो आई वॉज इन 10th स्टैंडर्ड एट दैट टाइम, तो हिंदी दिवस था उस दिन, तो हिंदी दिवस के दिन मेरे हिंदी सर ने और भी मेरे टीचर्स जो थे स्कूल के बोले बेटा आपने हिंदी में एक अच्छा सा गाना सुनाना है, चाहे आप जो सुनाओ। तो मैंने ये गाना सुनाया था क्योंकि एक इंस्टीट्यूशन है, स्कूल है, तो यू कैन नॉट सिंग एनी रोमांटिक और एनी सॉन्ग, तो मैंने ये गाया था। तो इट इज़ लाइक विथ मी, आज भी मैं इसको अपने सोशल मीडिया हैंडल पे डालती हूँ। तो मेरे जो टीचर्स हैं जो मुझसे अभी भी जुड़े हुए हैं, मेरे बचपन के टीचर्स, स्कूल टीचर्स, बहुत वो बड़ी आज बात भी है, मुझे ब्लेसिंग देते हैं। बहुत बड़ी बात है कि हमारे स्कूल के जो टीचर्स हैं वो अभी भी हमसे जुड़े हुए हैं। हाँ, हालांकि मुझसे नहीं जुड़े हुए, आज लेकिन भी आपके साथ उनका- जुड़े, बहुत बड़ी बात हाँ, है। आज भी उनका कमेंट आता है, आज भी उनकी ब्लेसिंग्स आती हैं। तो हमारे समय पे एक होता था स्लैम बुक, उसमें भी उनकी सारी ब्लेसिंग्स वगैरह लिखी हुई हैं कि तुम हमेशा गाना ज़रूर गाती रहना। उसमें स्लैम बुक में ये होता है कि अपनी तरफ से हम सामने वाले के लिए हाँ। बहुत सारा प्यार लिख दें उसमें भर भर के। वो- मैंने भी काफ़ी यूज़ किया है और दूसरों के लिए भी यूज़ किया है। स्पेशली जब हम लोग 12th पास आउट होते हैं तो हमें लगता है कि मेमोरी के लिए टीचर्स को दे दें कि आप लोग जी, कुछ जी, कुछ जी। लिख दीजिए प्लीज़, अपना सिग्नेचर कर दीजिए इस पे, जिससे कि हम जो है लाइफ लॉन्ग उसको अपने साथ रख सकें।
मैम देखिए, संगीत में तो आप बहुत बेहतरीन है, हमने सुना है आपका गाना, लेकिन क्या कभी आपको ऐसा लगा कि आपको कहीं से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है? देखिए, आपकी पेरेंट्स की सपोर्ट तो है, जैसा कि आपने बताया। शादी के बाद क्या होता है, एक जो महिला है वो अपने घर परिवार में ही उलझ के रह जाती है। बहुत सारी महिलाएं हैं जो अपने हस्बैंड की कामयाबी में जुट जाती हैं, बच्चों की कामयाबी में जुट जाती हैं, घर की देख रेख में जुट जाती हैं, लेकिन वो अपने आप को खो देती हैं, खुद को भूल जाती हैं, खुद के सपनों को साकार करना भूल जाती हैं। लेकिन आपने खुद के सपनों को फैमिली के साथ ही डंके की चोट पर साकार किया है। एक्चुअली मैं ये एक्चुअली मेरी मदर जो हैं उन्होंने कभी सीखना नहीं छोड़ा। वो मतलब वो सिखाती भी थी तो सीखती भी रहती थी। होता ही है, मैं भी आज भी सीख रही हूँ, हम सब सीखते ही रहते हैं। तो उस समय पर ऐसा था कि शादी तो हो गई थी और मैं भी थी 3 साल की, 2 साल की, ऐसे छोटी। तो जब मम्मी जा नहीं पाती थी इंस्टीट्यूशन, क्योंकि 1 साल के बच्चे को लेके कहाँ जाएंगे 6 महीने के बच्चे को लेके, तो वो घर पे टीचर्स के साथ में अपना सीखना और बच्चों की क्लासेस मतलब करती रहती थी। तो जब मैं थोड़ी समझदार हुई, जब मैं लगभग इंटर हाई स्कूल के अराउंड जब पहुंची, जब बच्चों को ज़रूरत होती है ना कि पेरेंट्स अपकमिंग लाइफ के लिए भी एज अ फ्रेंड गाइड करने लगे, नॉट एज अ गार्डियन ओनली। तो मेरी मदर मेरे बहुत क्लोज़ थी, तो वो मुझे सिखाती बताती रहती थी कि देखो अब जो आपका लाइफ आ रहा है, यू आर नाउ 16+ और 18+, तो अब हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई आए, वेदर बाय अरेंज मैरिज और बाय लव मैरिज, एनी मीन्स, लेकिन व्हाट वी हैव टू सी इज़ कि वो इंसान आपके गुणों के साथ में, मतलब आप उसके साथ एक्सेप्ट करें, ऐसे कभी स्पीड ब्रेकर आपकी लाइफ में नहीं लगे। एंड उसके लिए हमेशा मेरे सामने वो एग्जांपल मेरे फादर का ही रखती थी, कहती देखो पापा ने मुझे कभी नहीं रोका ना कि मैं कैसे कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ। मैंने आपको भी संभाला, आपके भाई को भी संभाला, मैंने गाना भी गाया, सीखा, सब कुछ किया। तो आपको भी ऐसा लाइफ पार्टनर होना चाहिए जो आपको ऐसे करे नहीं कभी। तो अगर इफ़ यू फॉल इन लव इन फ्यूचर ऑल्सो, यू जस्ट सी टू इट कि ऐसा आपके साथ नहीं हो। तो मेरे माइंड में इतना भरा था ये कि मतलब मेरी मदर कहती थी लुक्स डजंट मैटर, इवन फाइनेंशियली बहुत मतलब वेल टू डू हो वो भी उतना मैटर नहीं करता जितना कि कैरेक्टर और आपके लिए उनका समर्पण या आपके लिए उनका जो सपोर्ट है वो मैटर करता है। तो इसलिए ये चीज़ मेरे माइंड में थी। तो एंड फॉर्चुनेटली व्हेन माय हस्बैंड सॉ मी एंड वी लाइक्ड ईच अदर, तो उन्होंने मेरा गाना ही सुना था सबसे पहले। तो गाना मतलब आपके जो हस्बैंड हैं उनको पहले आपके गानों से प्यार हुआ, हाँ, उसके बाद आपसे प्यार हुआ, और वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव भी रहे हैं आपके लिए। तो उसको तो वो छुड़ा ही नहीं सकते थे कभी। तो वो बोलते थे कि नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि आपका गाना उस पर कोई हिंड्रेंस आए। तो नेवर, इवन आज भी मुझे वही लेके आए हैं स्टूडियो तक। मैम आपने कभी क्योंकि आप बंगाली हैं तो आपने कई एक आध बंगाली गाना गाया है? हम लोग तो गाते तो ही हैं, रविंद्र 2-4 लाइन हमारे दर्शकों के लिए, मेरे लिए भी। ধনু ধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা, তাহার মাঝে আছে দেশের সকল দেশের সেরা, আমার স্মৃতি দিয়ে তৈরি সে দেশ, স্মৃতি দিয়ে ঘেরা, এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না গো তুমি, সকল দেশের রানী সেজে আমার জন্মভূমি, সেজে আমার জন্মভূমি, সেজে আমার জন্মভূমি। मैम वाकई आपकी आवाज़ बहुत बेहतरीन है, आप बहुत अच्छा गाना गाती हैं। और आपने कहा था कि लुक्स डजंट मैटर, लेकिन आप खूबसूरत हैं, वो मैटर करता है, बहुत खूबसूरत हैं आप। और ये बहुत बड़ी बात है कि आपको आपके परिवार का पूरा साथ मिला है। शादी के बाद भी आपका जो परिवार था उन्होंने भी आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट किया है। तो मैम आप नारियों को, जिनके लिए हमारे खास प्रोग्राम है, खास जो पेशकश है, उनके लिए आप नारियों को क्या संदेश देना चाहती हैं कि अगर उनको अपनी लाइफ में कुछ करना है
तो उनको भी अपने लिए टाइम निकालना ही पड़ेगा। बाकी काम होते रहेंगे, लेकिन आपको खुद के लिए भी टाइम निकालना है। इसके लिए आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं ये बोलना चाहती हूँ, देखिए सेल्फ लव अपने लिए हमेशा ज़रूरी होता है। तो हमारा वो समय अब चला गया है कि एक समय होता था, अगर आप लोग इससे कोरिलेट कर सकते हैं, कि हमारी मदर्स क्या करती थी कि सबको खाना सर्व कर दिया, उसके बाद अपना एक बड़ा सा कढ़ाई लेके बैठती थी या बड़ा सा हांडी या किसी में परात में, और उसमें हम लोग जब पूछते और है क्या, हाँ दे दिया उसी में से निकाल के, उसमें आपके लिए बचा, हाँ मेरे लिए बहुत है बहुत है, और उनके लिए नहीं होता था, उसमें एग्जैक्टली नहीं होता था। तो वो उस चीज़ से वी हैव टू कम आउट। ऐसे नहीं चलेगा। आपने अगर सबको 2 रोटी दिया, खुद भी 2 रोटी ही लीजिए और बराबर से मतलब अपने को खुद को बराबर लेकर के चलिए सबके साथ। जितना आपने बच्चे के लिए टाइम निकाला, हस्बैंड के लिए निकाला, खुद के लिए भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, वो हो सकता है कि आप उसमें से मैनेज कीजिए, हो सकता है आपका स्केड्यूल ऐसा है कि आपका जॉब, आपका बच्चा, आपका हस्बैंड सब कुछ करते करते आपके रात के 10 बजते हैं, 9 बजता है, उसके बाद 1 घंटा निकाल लीजिए, स्ट्रेस फ्री होने के लिए निकाल लीजिए और ऐसा काम कीजिए जो आपको बहुत पसंद है, विच यू आर पैशनेट फॉर। मे बी इट इज़ गार्डनिंग, मे बी इट इज़ कुकिंग, व्लॉगिंग, सिंगिंग, बुक रीडिंग, एनीथिंग इट कैन बी, पर करना चाहिए। छोटा सा पेंटिंग बनाने का शौक है तो छोटा सा पेंटिंग भी बना के रख दीजिए, लेकिन कुछ तो भी करिए, ऐसा कुछ करना चाहिए अपने लिए। तो जैसा कि देवजानी मुखर्जी ने कहा कि खुद को मत भूलिए, आपको जो पसंद है वो कीजिए, काम निकालिए, टाइम निकालिए, समय सबके लिए बराबर है। जैसे आप अपने परिवार के लिए समय देती हैं, खुद के लिए भी समय दीजिए। अगर हम अपनी ही वैल्यू खुद नहीं करेंगे ना, तो कोई और हमारी वैल्यू नहीं करेगा नहीं है। एंड ये हमें एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए, बिकॉज जो हम फेमिनिन्स हैं ना, हम लोग शक्ति हैं, पूरे परिवार की शक्ति है, खुद की शक्ति है, अपने पति की शक्ति है, अपने बच्चों की शक्ति है, उनमें भी शक्ति, जो ऊर्जा भरनी होती है वो भी हम ही भरते हैं। तो उसके लिए अपनी ऊर्जा को डिप्लीट कैसे कर सकते हैं? आपको फ़ोन पे जब बात करनी होती है तो पहले वो मोबाइल को खुद को चार्ज करना पड़ता है, तब वो मोबाइल आपकी हेल्प कर पाता है रिकॉर्डिंग में और बात करने के लिए। तो तो खुद को चार्ज अप करना कभी मत छोड़िए, वरना आप दूसरे को एनर्जी नहीं दे पाएंगे। बिल्कुल, आपकी एनर्जी डिप्लीट होती जाएगी। आपने बिल्कुल सही कहा देवजानी जी। तो देखिए, हर बार की तरह इस बार भी हम एक सच्ची कहानी लेकर आए थे। देवजानी मुखर्जी ने अपनी ही कहानी अपनी जुबानी आपको बताई है। हमारे खास कार्यक्रम नारी तू नारायणी में देवजानी जी आप शामिल हुई, महिलाओं को बहुत अच्छा संदेश दिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर, क्योंकि ये जो बातें मैंने आज बोली हैं, मुझे बहुत मन होता है कि मैं किसी से ये शेयर कर सकूँ, तो शेयर करके भी मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसी कहानी हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।